नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कर्मचारी न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारे सभी पेंशन भोगी के लिए यहाँ पे एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जीवन को सुगम बनाने में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से यहाँ पे एक बड़ी पहल हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें यहाँ पे बताया गया है पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार के पेंशन भोगी के लिए गरिमा और सम्मान के जीवन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कार्य करता है। हालांकि पेंशन नीति तैयार करना विभाग का प्राथमिक कार्य है, तथापि शिकायतों के शीघ्र निर्माण के माध्यम से पेंशन भोगी के कल्याण को बढ़ावा देना, नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का समय पर और निर्विघ्न भुगतान पर विभाग का ध्यान केंद्रित हो रहा है। हाल ही के दिनों में पेंशन भोगी का जीवन सुगम बनाने के लिए पेंशन नियमों में सुधार करने के साथ ही साथ शिकायतों के शीघ्र निवारण दोनों के लिए विभाग खबरों में रहा है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पेंशन भोगियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए हाल ही के दिनों में लगातार कई कदम उठाए हैं। यह विभाग, जिसे मुख्यतः पेंशन नीति का कार्य सौंपा गया है, बड़े प्रभावी तरीके से नीति में सुधार करता रहा है और पेंशन कल्याण के अपने मुख्य उद्देश्य के साथ सभी सही कारणों के लिए खबरों में रहा है। आगे इसमें यहाँ पे बताया गया पेंशन भोगियों की शिकायतें निवारण तंत्र को पहले से ही ज़्यादा मजबूत किया गया है। विभाग सीपी ग्रामक से केंद्रीकृत पेंशन शिकायतें निवारण और निगरानी प्रणाली नामक एक बहुत ही प्रभावी ऑनलाइन शिकायतें निवारण पोर्टल का संचालन कर रहा है। और आगे इसमें यहाँ पे बताया, जिसमें केंद्र सरकार का कोई भी पेंशन भोगी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और जिसे पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा 60 दिनों की समय सीमा के भीतर उसके अंतिम समाधान और पेंशन निपटान विभाग मंत्रालय द्वारा बंद करने तक मॉनिटर किया जाता है। हालांकि प्रति वर्ष प्राप्त होने वाली लगभग 40,000 शिकायतों का औसत निपटान समय 31 दिनों तक कम किया गया। यद्यपि इस तरह की शिकायतों को डाक के साथ साथ विभाग के मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकृत किया जा सकता है और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने एक कदम और आगे बढ़ा तथा अपने 1811-1960 नंबर पर एक टोल फ्री कॉल सेंटर शुरू किया, जो जून 2019 में लॉन्च होने के बाद से ही अत्यंत लोकप्रिय हुआ है और इस मोड के माध्यम से अब तक 4800 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। यह विभाग इस नंबर पर वरिष्ठ नागरिकों को उनकी पेंशन संबंधी समस्याओं के बारे में परामर्श भी देता है। यह विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में है जो अकेले रहते हैं और जिन्हें डिजिटल व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वर्ष 2017 से शिकायतों का वार्षिक रूप से निपटान दर 90% से अधिक है और बेहतर कार्य करने के अपने उत्साह में विभाग ने एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा एक विस्तृत विश्लेषण मूल्य कार्ड विश्लेषण आयोजित करवाया है। यह देखा गया कि कुछ मंत्रालय विभागों ने अक्सर बिना गुणात्मक समाधान की शिकायतों और नियमित रूप से बंद कर दिया था। इसलिए इस विभाग ने शिकायतों के ऑन द स्पॉट समाधान प्रदान करने वाले पेंशन अदालत नामक एक मॉडल को विकसित किया। सीपी ग्रामक से प्रणाली से पुराने मामलों को चुना गया था, साथ ही अखबारों में विज्ञापन देकर भी शिकायतों का चयन किया गया। पेंशन अदालत की संकल्पना में पेंशन भोगी की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने पर बल दिया जाता है। इन शिकायतों को पेंशन अदालत में पेंशन करने के लिए पहले से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। यह मॉडल पेंशन भोगियों को शीघ्र न्याय देने और पेंशन भोगियों को अदालती मामलों और अनुचित उत्पीड़न से बचाने के लिए विकसित किया गया है, जो अपने विभाग या और मामले से संबंधित अन्य विभिन्न हितधारकों से संपर्क करने के बाद भी शिकायत का समाधान करवाने में विफल रहा है। अतः सभी हितधारकों को, जिसमें कार्यालय अध्यक्ष, एचओ, वेतन और लेखा कार्यालय, पीओ, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, सीपीओ, पेंशन संवितरण, बैंक के कोषागार आदि शामिल हो सकते हैं। और आगे इसमें यहाँ पे बताया गया है, अग्रिम सूचना देने के बाद पेंशन भोगी कुटुंब पेंशन भोगी या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में अदालत के दौरान एक ही मंच पर ऑन द स्पॉट समाधान प्रदान करने के लिए बुलाया जाता है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा अब तक ऐसी 4 अदालतों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें पिछली अदालत पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर संघ राज्य क्षेत्र जम्मू में आयोजित की गई। पूरे भारत में सभी मंत्रालयों में एक ही दिन
अर्थात 18 सितंबर 2018 को आयोजित की गई अदालत में 12,849 शिकायतों में से 10,982 शिकायतों का एक ही दिन में समाधान किया गया। 23 अगस्त 2019 को आयोजित अदालत में कुल 4,000 शिकायतों का समाधान किया गया। परवर्ती अदालत में दिल्ली से बाहर 50 लाइव स्थानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जिसमें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनभोगियों से सीधी बातचीत की। पेंशनभोगियों और अधिकारियों को यात्रा में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए पहली बार विभाग ने उन राज्यों में अदालत को ले जाने की पहल की जहां शिकायतकर्ता पाए गए। इसकी शुरुआत दिनांक 29 फरवरी 2020 को जम्मू पेंशन अदालत के आयोजित के साथ की गई, जिसमें 290 सूचीबद्ध मामलों का ऑन द स्पॉट निपटान किया गया। यह पेंशनभोगियों एवं विभागों दोनों के लिए एक राहत है और पेंशन संबंधी अदालती मामलों की संख्या को उल्लेखनीय रूप से कम करेगा। एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारी क्षेत्र में आता है के संबंध में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यशालाएं शुरू करने का फैसला किया है। इसलिए इसने एनपीएस के प्रावधानों के बारे में अंशदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए जम्मू में अपना पहला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और साथ ही इस प्रणाली के संबंध में क्या करे और क्या ना करे पर विभिन्न विभागों को प्रशिक्षित किया। इस कार्यक्रम में एक व्यवहार प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें कर्मचारियों के साथ साथ विभिन्न विभागों के एनपीएस पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के कई संदेहों का स्पष्टीकरण किया गया। वित्तीय सेवा विभाग के तहत कार्यरत पीएफ आरडीए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के तहत कार्य कर रही सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी एनएसएडीएल की टीम के द्वारा प्रस्तुत दी गई। और आगे इसमें यहाँ पे कहा गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित ऐसे एनपीएस मामले जिनके खाते में कुछ अनियमितताएं थी जो चुना गया और उनसे संबंधित पीओ प्रधान लेखाधिकारी और डीडीओ आहरण एवं संवितरण अधिकारी को सुधारात्मक कार्रवाई की सलाह दी गई, ताकि अंशदाताओं को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद लगातार नुकसान न हो, जिसके परिणाम स्वरूप कम वार्षिकी मूल्य है। और यह सूचित किया गया कि जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों के एनपीएस खातों में शून्य क्रेडिट के 5,756 मामले थे। 5,936 मामले ऐसे थे जिनमें कोई नामांकन उपलब्ध नहीं था और 36% अंशदाताओं के एनपीएस खातों में प्रत्येक माह के 7वें दिन क्रेडिट नहीं किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र ने इस स्थिति से अवगत होने के बाद अब अपने डीडीओ के प्रशिक्षण सत्र के अनुरोध किया गया। जम्मू में केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में केवल 5 ऐसे मामले थे जिनमें शून्य क्रेडिट था। बिना नामांकन वाले 15 PARAANS स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या थे। आगे इसमें यहाँ पे बताया गया एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन सेवा के तहत कवर की गए ऐसे कई केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों अदालती मामलों को ध्यान में रखते हुए जिनकी भर्ती प्रक्रिया दिनांक 1/1/2004 से पहले पूरी हो गई थी, लेकिन जो किसी कारण से प्रशासनिक या अन्यथा दिनांक 1/1/2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए को पुरानी पेंशन प्रणाली में शामिल होने के लिए दिनांक 17/2/2020 को जारी किए गए परिपत्र द्वारा एक बार विकल्प दिया गया है। यदि वे ऐसा चाहे तो दिनांक 31/5/2020 तक अपना विकल्प दे सकते हैं। आगे इसमें यहाँ पे बताया गया है विभाग द्वारा की गई सबसे उल्लेखनीय पहलों से एक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का संवर्धन था। सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों के साथ विदेश में बसने वाले वयोवृद्धों को सामने आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए विभाग ने दिनांक 20/2/2020 को विदेश में रहने वालों के लिए जीवन प्रमाण पत्र को कुटुंब पेंशन के प्रारंभ पर समेकित निर्देशों पर एक परिपत्र जारी किया, जिसमें भारतीय दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों, उच्च आयोगों के साथ साथ विदेशी बैंक शाखाओं को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और कुटुंब पेंशन शुरू करने की सुविधा देने का निर्देश दिया गया। आगे इसमें यहाँ पे बताया गया इसी प्रकार सभी पेंशन संवितरण बैंकों को दिनांक 17/1/2020 को जारी किए गए परिपत्र द्वारा निर्देश दिया गया है कि वे उन पेंशन भोगियों को जो नवंबर के महीने में बैंक जाने में असमर्थ हैं
को घर से ही जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करें। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु की वर्ग के पेंशनभोगियों को सुविधा प्रदान करने के लिए दिनांक 18/7/2019 का कार्यालय आदेश उन्हें अपने जीवन प्रमाण पत्र पर प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर के बजाय 1 अक्टूबर से प्रस्तुत करने हेतु अनुमति देता है। विभाग ने एक वृत्त चित्र के माध्यम से डीएलसी की संकल्पना को बढ़ावा दिया है, जिसे यूट्यूब पर 2 लाख से अधिक हिट मिले। वर्ष 2018 में 8 शहरों में एक पहल की गई, जिसमें पेंशनभोगी संगठनों को नए खरीदे गए आईआरएस उपकरणों के साथ घर घर और अस्पतालों आईसीयू में जाकर डीएलसी संग्रहित करने के लिए शामिल किया गया। इसे वर्ष 2019 में 24 शहरों में विस्तारित किया गया। इन प्रयासों के साथ केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की सफल डीएलसी प्रस्तुत करने की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। वर्ष 2015 और 253,889 वर्ष 2016 8,000,056 वर्ष 2017 9,71,436 वर्ष 2018 12,44,1957 और वर्ष 2019 13,23 861 जो इस पहल के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कई सुधारों के साथ सत्तासीन सरकार के ऐसे संवेदनशील पक्ष को दिखाया जिसने मानव जीवन को काफी हद तक छू लिया। उनमें से कुछ निम्न है। सीसीएस पेंशन नियमों के नियम चमन में दिनांक 19/9/2019 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था, ताकि उन कर्मचारियों के परिवारों को भी बढ़ी हुई कुटुंब पेंशन अंतिम वेतन का 50% का भुगतान हो, जिसका 7 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले देहांत हो जाता है। और आगे इसमें यहाँ पे बताया गया, इससे पहले 7 साल की सेवा पूरी करने से पूर्व सेवा के दौरान दिवंगत होने वाले कर्मचारी के परिवार को बढ़ी हुई कुटुंब पेंशन की पात्रता नहीं थी। और आगे इसमें यहाँ पे बताया गया है, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली के तहत पेंशन की पात्रता के लिए 10 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा आवश्यक है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली के नियम 38 में उन सरकारी कर्मचारियों को 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने से पहले ही शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सेवा मुक्त होते हैं को अंतिम वेतन के 50% की दर से असंगतता पेंशन प्रदान करने हेतु संशोधन किया गया है। दिनांक 4/1/2019 की अधिसूचना और दिनांक 12/2/2019 का ज्ञान नियमों में तलाकशुदा पुत्रियों को कुटुंब पेंशन के भुगतान का प्रावधान है। यदि तलाक कर्मचारी पेंशनभोगी या उसके पति पत्नी के जीवन काल के दौरान हुआ, तलाकशुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन उन मामलों में भी देने के आदेश जारी किए गए हैं जहां कर्मचारी पेंशनभोगी या उसके पति पत्नी के जीवन काल के दौरान तलाक की कार्रवाई दायर की गई थी, लेकिन तलाक उनकी मृत्यु के बाद हुआ। दिनांक 19/7/2017 का ज्ञान विकलांगता के आधार पर सेवा से मुक्त किए गए विकलांग पेंशनभोगियों को दी जाने वाली सतत परिचय भत्ते की राशि को 4,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 6,750 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। दिनांक 2/8/2017 का गैर सीजीएचएस क्षेत्रों में रहने वालों के लिए ओपीडी के लिए नियमित चिकित्सा भत्ता एफएमए की राशि को 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। दिनांक 19/7/2017 का यह ज्ञान विभाग ने सीपीएफ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल के शहीदों के परिवारों के लिए एक वास्तविक समय डैशबोर्ड भी शुरू किया है। किसी शहीद की मृत्यु होने के तुरंत बाद इस डैशबोर्ड में पोस्ट किया जाता है और परिवार को कुटुंब पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा दैनिक डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी की जाती है, ताकि परिवार को कुटुंब पेंशन के लिए दौड़ भाग न करनी पड़े। आगे इसमें यहाँ पे कहा गया कि डैशबोर्ड के 2 महीने के भीतर सीपीएफ द्वारा कुटुंब द्वारा पेंशन के लंबित मामलों का निपटान आधा कर दिया गया है। सीजीएचएस के तहत कवर नहीं किए गए शहरों क्षेत्रों में रहने वाले पेंशन भोगियों को एफएमए की स्वीकृति के लिए सीएमओ सीजीएचएस की अनुमति आवश्यकता को प्राप्त समाप्त कर दिया गया है।
दिनांक 31/1/2018 का ये ज्ञान पीपीओ में विकलांग बच्चों सौदों आश्रित माता पिता के लिए कुटुंब पेंशन का सह प्रतरीकरण शुरू किया गया। इससे विकलांग बच्चों सौदों आश्रित माता पिता के पक्ष में कार्यालय द्वारा एक नया पीपीओ जारी करने में होने वाले विलंब और पेंशन भोगियों से बचा सकेगा। दिनांक 1/7/2013 की अधिसूचना न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये प्रति माह को बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमावली के तहत कवर की गई न्यूनतम विकलांगता पेंशन और कुटुंब पेंशन को 7000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। दिनांक 4/8/2016 का ये ज्ञान मृत्यु उपदान का एक नया स्लैब जोड़ा गया। 11-20 वर्ष की अर्हक सेवा वाले सरकारी सेवा की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसका परिवार प्रतिनिधियों के 12 गुना की मौजूदा हकदारी की सेवा अपेक्षा मासिक प्रतिनिधियों के 20 गुना की दर से मृत्यु उपदान पाने का हकदार होगा। दिनांक 4/8/2016 का ज्ञान उपदान की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। दिनांक 4/8/2016 का ज्ञान कर्तव्य के निर्वहन के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवारों को दी जा रही अनुग्रह एक मुश्त मुआवजे की दरें कर्मचारी की मृत्यु की परिस्थितियों के आधार पर मौजूदा 10-15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 से 45 लाख रुपए कर दी गई। दिनांक 4/8/2016 का ज्ञान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों स्वायत्त निकायों में आमेलन होने पर पेंशन के एवज में 100% एक मुश्त राशि लेने वाले सभी अमेलित पेंशन भोगियों को 15 वर्ष की प्रतिस्थापना अवधि के पूर्ण होने पर संपूर्ण पेंशन की बहाली की अनुमति देने के आदेश 23 जून 2017 को जारी किए गए। और आगे इसमें यहाँ पे बताएगा माता पिता की मृत्यु से पहले मौजूदा विकलांगता के लिए उनकी मृत्यु के बाद प्रस्तुत किए गए विकलांगता प्रमाण पत्र वाले मामलों में भी विकलांग बच्चे सहोदर को पेंशन देने के आदेश जारी किए गए। दिनांक 25/1/2016 का ज्ञान। और आगे इसमें यहाँ पे कहा कि एनपीएस के तहत आवर्तक केंद्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान एवं मृत्यु उपदान का लाभ उन्हीं शर्तों पर दिया गया है जो 1/1/2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर लागू है। दिनांक 26/8/2016 का ये ज्ञान पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से पेंशनभोगियों कुटुंब पेंशनभोगियों की लक्षित जागरूकता के लिए समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रचार से एक बदलाव करने के प्रयास में माननीय राज्य मंत्री पीपी ने कुटुंब पेंशन पर डीओयू चुनाव सीरीज ट्विटर लॉन्च किया। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अब कुटुंब पेंशन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 30 इन्फोग्राफिक प्रतिमाह सप्ताह 2 की एक श्रृंखला निकालेगा। इसके माध्यम से पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी विभागों और मंत्रालयों के अधिकारी बैंक अधिकारी पेंशनभोगी संघ जो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के ट्विटर का अनुसरण फॉलो कर रहे हैं वे परिवार की पेंशन संबंधी हकदारी के बारे में जागरूक हो पाएंगे, जिसके लिए अब तक उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। माननीय राज्य मंत्री पीपी द्वारा कुटुंब पेंशन पर 2 पुस्तिकाओं एवं हिंदी और दूसरे अंग्रेजी में का विमोचन किया गया। यह उल्लेखनीय है कि जम्मू संघ राज्य क्षेत्र से पूरे देश के लिए सोशल मीडिया प्रचार श्रृंखला का शुभारंभ किया गया है। आगे इसमें यहाँ पे बतागा कि भविष्य पूर्व प्रदत्त पेंशन नियम और कैलकुलेटर के साथ ऑनलाइन पेंशन निपटान प्रणाली पेंशनर्स पोर्टल को ऑनलाइन पेंशन मंजूरी प्रक्रिया भविष्य की सुविधा को जोड़कर काफ़ी मजबूत किया गया है, जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें पेंशन निपटान के लिए एंड टू एंड डिजिटल समाधान है। भविष्य को दिनांक 1/1/2017 को सभी सिविल मंत्रालय विभागों के लिए अनिवार्य किया गया। इसका अर्थ है यह कि इस प्लेटफॉर्म पर सभी पुराने मामलों का निपटारा किया जाना है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी ऑनलाइन फॉर्म भरता है और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पेंशन स्वीकृत की प्रक्रिया की हर मूवमेंट के बारे में SSMS के माध्यम से सूचित किया जाता है। पेंशन मामले के निपटान के लिए प्रत्येक हितधारकों के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित की गई है। सभी हितधारकों अर्थात PFAMS और पारस तथा ई आवास के साथ भविष्य सॉफ्टवेयर के एकीकरण ने EPPO को जारी करने में समर्थ किया है। इस
ईपीपीओ की अवधारणा संभव हो गई है और लगभग 16,500 ईपीपीओ अब तक जारी किए जा चुके हैं। ईपीपीओ के प्रणाली पेंशन प्रसंस्करण के डिजिटलीकरण और एक मील का पत्थर है और विभाग एक डिजी लॉकर के साथ करार कर रहा है ताकि ईपीपीओ सीधे पेंशन भोगियों के डिजी लॉकर में चला जाए और एक स्थायी रिकॉर्ड बना रहे। अब तक 1 लाख से अधिक मामलों को भविष्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से संसाधित किया जा चुका है। इसके अलावा ऑन बोर्ड सिविल मंत्रालय विभागों के 7,109 डीडीओ को कवर करने वाले लगभग 802 कार्यालयों के माध्यम से 36,306 से अधिक मामले प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में है। संघ राज्य क्षेत्रों यूटीएस को भी भविष्य के तहत कवर करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है। आगे इसमें यहाँ पे बताया गया ये संकल्प पेंशन भोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सक्रिय जीवन की ओर नई दिशा देने के लिए और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों द्वारा सामाजिक कार्यों के प्रति उनके कौशल और अनुभव का लाभप्रद उपयोग करने के उद्देश्य से एक नई पहल अर्थात संकल्प की शुरुआत की गई है। संकल्प के तहत सेवानिवृत्ति की पूर्व परामर्श पीआरसी उन कर्मचारियों के लिए आयोजित किया जाता है जो 1 वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श उन्हें उनके पेंशन दावे के अलावा सेवानिवृत्ति के बाद एक सक्रिय जीवन जीने के बारे में भी जानकारी साझा की जाती है। और आगे इसमें यहाँ पे बताया कि ये सत्र जो देश भर में आयोजित किए जाते हैं काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला पीआरसी सेवानिवृत्त होने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से उन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीआईएसएफ सीएपीएफ के लिए आयोजित की गई है जो शिलोंग जैसलमेर जम्मू आदि सहित दूर दराज के क्षेत्रों की सीमाओं पर तैनात है। अब तक पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा ऐसे 47 सत्रों का आयोजन किया जा चुका है। प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण टीओटी कार्यशालाओं का आयोजित किया गया है। 760 मास्टर प्रशिक्षकों का एक पूल तैयार किया गया है। ये मास्टर प्रशिक्षक विभागों के भीतर अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श पीआईसी का आयोजन करने में सक्षम होते हैं। ऐसे पेंशनभोगी जो बैंकों में जाने और व्यक्तिगत रूप से जीवन प्रमाण पत्र देने में असमर्थ थे के जीवन प्रमाण पत्र को घर और अस्पताल से डिजिटल उपकरणों के माध्यम से प्राप्त करने के लिए 24 शहरों में पेंशनभोगियों को भी शामिल किया गया है। घर और अस्पतालों में ऐसे 4100 डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र एकत्र किए गए। और आगे इसमें यहाँ पे बताया गया कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा 1224 पेंशनभोगियों को विभिन्न शहरों आदि में परीक्षाओं के दौरान उड़न दस्ते के निरीक्षण अधिकारियों सदस्यों के रूप में लगाया है। विभाग ने देश के विभिन्न भागों में स्वच्छ भारत आंदोलन आयोजित करने हेतु पेंशनभोगी नागरिकों को प्रेरित करने के लिए कई अभिज्ञापित पेंशनभोगी संघों को शामिल किया है। संघों द्वारा गुवाहाटी, बेंगलुरु, इलाहाबाद, बड़ौदा, असम और बिहार में कई स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।